नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी के महा रिवीजन सीरीज़ में। आप मेरे साथ कर रहे हैं सामान्य विज्ञान के विषय की तैयारी। सामान्य विज्ञान के विषय के महा रिवीजन सीरीज़ में आज आप लोगों के लिए भाग 2 लेकर आया हूं मैं। मेरा नाम है युगल किशोर। पिछले वीडियो सीरीज़ में मैंने आप लोगों को पीवाईक्यू स्टार्ट किया था। वो पीवाईक्यू आप लोगों के कौन सी ईयर का था? 2012। CGPSC 2012 का पीवाईक्यू मैंने लास्ट वाले वीडियो सेशन में आपको कराया था। आज के वीडियो सेशन का मैं टारगेट किया हूँ 2013 और 14 का पीवाईक्यू। इसमें साइंस से जितने भी प्रश्न आए थे वे सारे प्रश्न मैं आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा और आप कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आंसर दें। ठीक है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्न में से कौन सा पौध वृद्धि हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी साइटोकिनिन और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। आप सभी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और प्रैक्टिस करते चलिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो यही देखने की चीज़ है कि प्लांट हार्मोन से आपको क्वेश्चन आया है। प्लांट हार्मोन आप लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी सेक्शन के अंदर, है ना? बायोलॉजी सेक्शन के अंदर आप लोग प्लांट हार्मोन पढ़ते हैं और इस प्लांट हार्मोन का जो संबंध है ये आपके नियंत्रण एवं समन्वय इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोग मेंस में पढ़ते हैं। इस चीज़ को सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस का भी ये पार्ट है। वहाँ पर आप लोगों को प्लांट के जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उन सब के बारे में, प्लांट में जितने भी हार्मोन हैं सबके बारे में पढ़ाया जाता है। बेसिकली हम लोग 6 अलग अलग हार्मोन को पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो फिलहाल यहाँ पर मैं आप लोगों को, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि कैसे क्या होता है। तो प्लांट में जो वृद्धि हार्मोन है, इसके वृद्धि हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पर आपको सिंगल लाइन आंसर है इसका, ऑक्सीन। ऑक्सीन जो हार्मोन होता है उसे हम प्लांट की कोशिका वृद्धि या फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट हार्मोन इस तरीके से संबोधित करते हैं, है ना? पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन कारक है? तो इसका आंसर होता है ऑक्सीन। इसको लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक, ये ऑक्सीन है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन में ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन ऑक्सीन को नहीं संदर्भित कर रहे हैं। ऑक्सीन ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए फिर से प्लांट हार्मोन से है। ये 2013 का प्रश्न है। ठीक है ना? ये 2013 का प्रश्न है, तो दोनों एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड था, इसलिए मैंने एक जगह पे रख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी इथाइलिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन, ऑप्शन डी ऑक्सीन्स और ऑप्शन ई कोई नहीं। अगेन हमारे पास चारों हार्मोन रखे हुए हैं और इन चारों में से कौन सा हार्मोन है जो गैसीय स्थिति में पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर है इथाइलिन। इसको एथिलीन भी बोलते हैं। ठीक है ना? ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है, तो ये इस कारण ये इथाइलिन जो इस तरीके से हो गया, एथिलीन होता है ये, है ना? तो एथिलीन पौधों में पाया जाने वाला जो गैसीय हार्मोन है, ये फलों के पकने के लिए सहयोग करता है। क्या करता है? फलों के पकने का जो कारक है वो यही है। तो ये दोनों आप लोगों को हार्मोन से प्रश्न था। अब मैं इसी के साथ आप लोगों को हार्मोन की जितने डिटेल है, जितना आप लोगों को हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए, ये पूरा मैं एक बार में आप लोगों को समझा देता हूँ, है ना? ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। फिर तो आप लोग सीधे इसको पेपर में गो टू के लिए रेडी हैं। देखिए, पौधों में रासायनिक समन्वय आप लोगों के ये 10वीं का पुस्तक है, उसका पार्ट है ये। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि सबसे पहला जो हार्मोन खोजा गया वो कौन सा हार्मोन था? ऑक्सीन हार्मोन था, सबसे पहले खोजा गया।
इसके बाद जिब्रेलिन, काइनिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजिन, वर्निलिन, एथिलीन। 1 2 3 4 5 6 7 नामक हार्मोन्स खोजे गए। बेसिकली हम लोग 6 हार्मोन पढ़ते हैं, है ना। हम बेसिक 6 हार्मोन, कहीं कहीं पुस्तक में 5 हार्मोन, 5 से ज़्यादा हार्मोन हम पढ़ते भी नहीं हैं। तो ये आप लोगों को पूरे डिटेल में बता दिया है, उसके लिए है यहाँ पे हम 5 हार्मोन का डिटेलिंग आप लोगों के सामने कर दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सिन क्या है, पौधों की वृद्धि को सहायक करता है, वृद्धि क्रियाओं को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है ना, सबसे पहला आपको पॉइंट क्या मिल गया, वृद्धि क्रियाओं को प्रेरित करता है। ठीक, ऑक्सिन जड़ एवं तनों के शीर्ष भागों पर उत्पन्न होते हैं तथा सभी भागों में विसरित होकर पादप वृद्धि को पर नियंत्रण करते हैं, पौधों के बढ़ने में सहायक होते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला ऑक्सीन है। ये प्रश्न अभी नहीं बना है, समय के साथ साथ हम देख रहे हैं कि सीजीपीएससी अपने अपग्रेडेड पैटर्न में बहुत डिटेलिंग में पूछ रहा है। तो बहुत डिटेलिंग में अगर पूछता है तो उस कारण में से मैं इस तरीके से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीन इस चैप्टर से, इस पोर्शन से और बायो के इस वाले सेगमेंट से आपको प्रश्न हर साल दर साल देखने को मिलता ही मिलता है। चाहे आप कोई भी सीजी व्यापम का पेपर दे लें, चाहे आप सीजीपीएससी का पेपर दे लें, दोनों ही जगह पे आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये वाला चीज़ याद रखना है। अब इसको आगे देख लेते हैं, ऑक्सिन के कार्य क्या क्या हैं। ऑक्सिन एक तो आपकी शीर्ष प्रमुखता को प्रेरित करता है, कटे तनों एवं जड़ का आरंभीकरण मतलब रूट इनिशिएशन ऑन कट स्टेम्स, उसके बाद फिर बीज रहित फलों के उत्पादन में सहयोग करता है। फिर ये प्रिवेंशन ऑफ एब्सेशन, विलगन को रोकना, है ना, ये क्या करता है कि सांद्र विलयन पेड़ों के ऊपर छिड़क दिया जाए तो अपरिपक्व फलों को अलग होने से रोकता है। ठीक है ना, फलों को अलग होने से रोकने का कार्य करता है यही चीज़। फिर अनिषेक फलन मतलब कुछ ऑक्सीन का उपयोग बीज रहित फलों के निर्माण में किया जाता है। इन कृत्रिम हार्मोन के अंडाशय पर छिड़क दिए, ये कृत्रिम हार्मोन अंडाशय पर छिड़क दिए जाते हैं। इनमें पुष्प बिना परागण तथा निषेचन के ही बीज रहित फलों का निर्माण करते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है ना, और नींबू, संतरा, अंगूर आदि इस फल विधि द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अनिषेक फलन के लिए भी आपको ऑक्सिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। फिर प्रसुप्ता नियंत्रण, कृत्रिम ऑक्सीजन फलों की प्रसुप्तावस्था के समय को बढ़ा देती है, जिसके कारण इन फलों को काफ़ी समय तक संग्रह करके रखा जाता है। तो बहुत लंबे समय तक संग्रह कर रहे हैं तो किस हार्मोन का प्रयोग किया जा रहा है, ऑक्सिन हार्मोन। फिर कोशिका दीर्घीकरण, उद्दीपन प्रेरित कर तनों, जड़ों तथा फलों को विवर्धन करने में सहायक होती है। जो प्रश्न का उत्तर है वो यही है कि कोशिका दीर्घीकरण का कार्य कौन करता है, ऑक्सिन करता है। फिर खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार या जंगली पौधों खेतों में बहुत हानिकारक होते हैं। हार्मोन द्वारा इन अनावश्यक पौधों को खेत में ही नष्ट किया जा सकता है। इस कार्य के लिए 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ऑक्सिन विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो खरपतवार नियंत्रण में भी इसका उपयोग होता है। तो आप लोगों को इसके बेसिक जो कार्य हैं ये आप लोगों के सामने रखे हैं। ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे जो टेलीग्राम चैनल में नहीं, ये हमारे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। हमारा एप्लीकेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहता है। ठीक है ना, तो आप वहाँ से हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को सारा एप्लीकेशन का डिटेल वहाँ से मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन के फ्री सेक्शन में आप लोगों को ये जो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। इसकी खोज किसने की थी, सिमुकी ने की थी, 1936 में की थी। इसे जिब्रेला फ्यूजिकोरोई नामक कवक में सर्वप्रथम प्राप्त किया गया। इसका निर्माण विकसित पौधों के शीर्षस्थ ऊतकों, भ्रूणों तथा पत्तियों में होता है। ठीक है ना, यह मुख्य रूप से क्या है, ग्रोथ हार्मोन के रूप में इसको भी जाना जाता है, वृद्धि हार्मोन है। यह 50 से अधिक प्रकार के जिब्रेलिन, अभी तक 50 से अधिक प्रकार के जिब्रेलिन खोजे जा चुके हैं, जिन्हें GA1, GA2, GA3 डैश 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 नाम दिया जा रहा है। जिब्रेलिन के कार्य, आप लोगों को हार्मोन के नाम, हार्मोन के कार्य, ये चीज़ पता ही होना चाहिए। जिब्रेलिन के कार्य देखिए, इसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक, दूसरा, आनुवंशिक रूप से बौने पौधों की भी लंबाई इसको देने से बढ़ जाती है। ठीक, तीसरा, इसके प्रयोग से पौधों में प्रकाश दीप्ति काल पुष्पन को कम किया जा सकता है। चौथा,
अधिक समय में पुष्प देने वाले पौधों में जिब्रेलिन देकर जल्दी से पुष्पन की क्रिया कराई जाती है। 5वां, इसके द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। 6वां, पौधों में प्रसूति काल को कम किया जा सकता है जिससे जल्दी ये अंकुरित हो जाते हैं। 7वां, पत्तियों का माप बढ़ाना, लीफ एक्सपेंशन। मटर, सेम, टमाटर, लेट्यूस, बंद गोभी आदि में इन हार्मोन का उपचारण पत्तियों से अधिक चौड़ी से बड़ी होती है ना। तो इसका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, पत्तियों के जो साइज है उसको भी बढ़ा सकते हैं। एकदम सीधा सा इतना ही लिखा है। इसके सारे कार्य आप लोगों के सामने हैं, इसको रट लेना है। इससे ज़्यादा बाहर आपको इस पोर्शन से पूछेगा ना, और इस पोर्शन से मतलब साइंस में इस पोर्शन से अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन आते ही रहे हैं। मतलब कंटिन्यूस आपको यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक देखने को मिलता है। तो 2 नंबर यहाँ से सिक्योर करना भी ज़रूरी है। और आज का ये सेगमेंट आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने सारे हार्मोन आप लोगों को बता दिए इसमें। फिर आप लोगों को साइटोकाइनिन के बारे में दिख रहा है। इसकी खोज मिलर ने की थी, 1955 में की थी, यीस्ट से प्राप्त किया था। इसका यह नाम लिथॉम ने दिया है। लिथॉम ने 1963 में ये नाम दिया है, ठीक है ना। नारियल के पानी और मक्के के बीज से 2 प्रकार के साइटोकाइनिन का आविष्कार किया गया। एक है जियाटिन और एक काइनेटिन, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को साइटोकाइनिन के बारे में थोड़ा सा। फिर एक कार्य के बारे में देखें तो यह मुख्य रूप से कोशिका विभाजन की दर को तेज कर देता है। साइटोकाइनिन के प्रयोग से पार्श्व कलियों में वृद्धि उत्तेजित हो जाती है। यह प्रसुप्ति काल को कम करता है। साइटोकाइनिन से जीर्णता को रोका जाता है, अर्थात पर्णहरिम के विलोपन तथा प्रोटीन के नष्ट होने से रोका जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं एथिलीन के बारे में। एथिलीन जो हमारे अभी वाले प्रश्न का प्रश्न नंबर 2 का जो उत्तर है वो एथिलीन है। एथिलीन का आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा है H2C, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है ये केमिस्ट्री की भाषा में है। सन 1960 तक पादप हार्मोन नहीं माना जाता था, लेकिन बर्ग ने ये चीज़ बताया 1962 में कि ये पादप हार्मोन प्रमाणित किया है, ठीक है ना। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसे श्वसन क्लेमेटेरिक भी कहते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी क्लेमेटेरिक भी कहते हैं, ठीक है ना। फलों को पकते समय इनकी सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक। इसके कार्य देख लीजिए। यह हार्मोन तनों के अग्रभागों में बंधकर तथा फलों में विसरित होकर उनको पकने में सहायता करता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। फिर आप लोग देखते हैं कि यह पौधों की लंबाई में वृद्धि को रोकता है किंतु तनों के फूलने में सहायक होता है। मतलब तना को जो मोटाई मिलती है वो किसके कारण मिलती है, एथिलीन के कारण। यह ऑक्सीजन के समान पुष्पन को कम करता है, लेकिन अनानास में पुष्पन को बढ़ाता है। यह पौधों में नर पुष्पों की संख्या की कमी तथा मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, फलों एवं पुष्पों को विलगन को तीव्र करता है, मतलब अलग होना है तो उसको तीव्र कर देता है। फिर यह मूल रोमों का निर्माण तथा बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। जड़ वृद्धि और बीज के अंकुरण में सहायक होता है एथिलीन। अंत में आप लोग को देखना है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है, इसे ABA भी बोल रहे हैं। इसके फंक्शन देखिए कि इसके घोल को पत्तियों पर छिड़कने से पत्तियों में जीर्णता पैदा होती है तथा ये गिर जाते हैं। सेकंड, यह कलियों की वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोकता है। थर्ड, यह आलू को कंद बनाने में सहायता करता है। फोर्थ, यह जिब्रेलिन के विरुद्ध कार्य करता है, अर्थात यह कोशिका विभाजन एवं विवर्धन को रोक देता है। 5वां, यह रंध्रों को बंद करता है जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। अतः यह पदार्थ कम जल अवशोषित करता है, ठीक है ना। कम जल अवशोषित, कम जल उत्सर्जित करता है, ऐसा ही है ना। वाष्पोत्सर्जन कम हो जा रहा है तो इससे ये चीज़ हम लोगों को पता चला कि ये जितने भी एसिड और जितने भी बेस हैं इन सब के बारे में आप लोगों को हमारे पुस्तक में ही दिया हुआ है, और पुस्तक से बाहर ही पूछता नहीं है। इसी पुस्तक की चीज़ों को घुमा घुमा के पूछते जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। आप लोगों को ये चीज़ कहाँ मिलेगा, हमारे एप्लीकेशन के अंदर। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरेनियम की रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम और ऑप्शन ई है यूरेनियम। आप बताइए क्या होता है। ये ऑप्शन जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो इसमें आप लोगों को जो सबसे शानदार चीज़ है वो ये है कि इस ऑप्शन का जो इसका जो उत्तर है वो है उत्तर ए। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद शीशा होता है, जिसे हम लेड भी बोलते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बहुत पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी।
रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था हेनरी बैकुरल, राइट। ये चीज़ आप लोगों को पूछा जाता है पेपर में, याद रखिए, हेनरी बैकुरल, सीजी पेपर में बहुत बार। ये एक व्यक्ति, इसके साथ साथ आपने बचपन की कहानियों में सुना होगा एक नाम मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी। केबीसी में सवाल पूछा था किस दंपत्ति ने नोबेल पुरस्कार जीता है रसायन के क्षेत्र में। तो ये रसायन के क्षेत्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा है मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था अपनी इस रेडियो एक्टिविटी खोज के लिए, है ना। तो इन्हें इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक। तो इसके लिए संयुक्त रूप से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये हेनरी बैकुरल जी भी इसमें शामिल थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली दंपत्ति यही है, ठीक है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है आप लोगों को, सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन की सुरक्षा करता है। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी आइनोस्फियर, ऑप्शन सी ओजोन की परत, ऑप्शन डी धुंध और ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। ये प्रश्न आप लोगों को वायुमंडल से संबंधित है। वायुमंडल जो आपका टॉपिक है ये आप लोगों का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। हम इसको ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हर जगह पे ये चीज़ डील होता है। तो वायुमंडल में आप लोग जब देखते हैं तो आप लोग देखते हैं कि ओजोन की परत का आपको देखने को क्या मिलता है, जिक्र देखने को मिलता है। ओजोन की परत समताप मंडल के अंदर होती है। समताप मंडल को आप लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर के भीतर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ओजोन परत। और ओजोन परत की जिस विनाशकारी रेडिएशन की बात की जा रही है, इस विनाशकारी रेडिएशन का नाम क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेस, यूवी रेस। पिछली क्लास में मैंने आपको यूवी रेस से एक क्वेश्चन बताया था और आज फिर से आप लोगों को यूवी रेस से एक क्वेश्चन देखने को मिल गया। ये आप लोगों को पीएससी 2013 में पूछा गया था। आई एम टेलिंग यू, पीएससी अपने सारे ट्रेंड फॉलो करता है और सेम टू सेम रिपीटिशन करते रहता है। बस आपको उसके कंसेप्ट को बहुत अंदर तक जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आपको यूवी रेस के यूवीसी पार्टिकल से, यूवी रेस के यूवीसी वेवलेंथ वाले जो पार्टिकल्स हैं, वेव हैं, उनसे ही आपको स्किन का कैंसर होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ओजोन की परत। कौन जीवन की सुरक्षा करता है, ओजोन की परत। ओजोन की परत पाई कहाँ जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन की परत विनाशकारी रेडिएशन का कौन सा भाग हमको प्रभावित करता है, यूवीसी प्रभावित करता है। यूवीसी से हमको कौन सा रोग होता है, कैंसर रोग होता है। आप देखिए एक प्रश्न से आप लोगों के अंदर कितने सारे चीज़ आ गई। वायुमंडल के यहाँ पे लेयर के दिए गए हैं, एक ट्रोपोस्फियर है, एक आइनोस्फियर है, एक स्ट्रेटोस्फियर की बात हो रही है, एक क्षोभ मंडल यहाँ पर क्षोभ मंडल तो यहाँ पे हो ही गया है ना। और इसके साथ साथ और जो भी लेयर है, तो वायुमंडल के जो लेयर हैं ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वायुमंडल के टॉपिक से इतना सारा चीज़ आप लोगों को कवर करना है, जो मैं छोड़ दिया हूँ इसको और जाके आपको रिवाइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन में एमसीक्यू के माध्यम से आपको उस पर्टिकुलर पोर्शन में जाके इसके सारे फैक्ट को रिवाइज करना है। मैं आपको टॉपिक जो बताता हूँ इसलिए बताता हूँ ताकि आप उस टॉपिक के अंदर की सारी चीज़ों को एक बार में रिकॉल कर पाएँ। रिकॉल करने के बाद ही वीडियो को पॉज करके ना कम से कम आंसर दिया करो। तो आंसर देने से आपको भी अपने उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो एकदम सही दिशा में चल रही है। और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बोल के आपको जितने के फैक्ट पता हैं उतने फैक्ट आप लिखने की कोशिश करिए। और अगर आप आंसर कमेंट नहीं करना चाहते अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कम से कम आपको पता हो कि आपने कितने आंसर सही दिए हैं और कितने आंसर गलत दिए हैं। हम हमेशा मॉक टेस्ट को बहुत ईजिली ले लेते हैं। मॉक टेस्ट आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहता है किसी भी एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान क्या है। ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 4.8, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.4 और ऑप्शन ई 6.2। 5 ऑप्शन है। 2017 तक में ऐसा पैटर्न था कि ऑप्शन आपको 5-5 मिलते थे, है ना। तो इसमें देखिए
और इसका आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर है आंसर नंबर सी 7.4। मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान की खोज आप लोगों को सोरोसिस नामक व्यक्ति ने की थी, मतलब व्यक्ति नहीं था, आप साइंटिस्ट हो गए। सोरोसिस नामक व्यक्ति ने इस पीएच वैल्यू की खोज की थी। पीएच वैल्यू में तीन चीज़ें होती हैं। पीएच वैल्यू तीन चीज़ें होती हैं, है ना। एक होता है 0, एक होता है इधर सॉरी ये 7, ये 0 और ये होता है 14। 0 से 7 तक को कहा जाता है अम्ल और 7 से 14 तक के प्रश्न को कहा जाता है क्षार। 7 वाली जो पीएच वैल्यू होती है उसे कहा जाता है उदासीन। इंग्लिश में आप इसे कहते हैं एसिड, क्षार को कहते हैं बेस और उदासीन को कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, ये आप लोगों को हो गया पीएच का वैल्यू। अब यहाँ पे प्रश्न दिया है कि पीएच का मान क्या होता है 7.4। 7.4 इस 7 के आगे है, मतलब हमारे रक्त की प्रकृति कैसी है, हमारे ब्लड का नेचर कैसा है। हमारा ब्लड कैसा है, बेसिक नेचर का है। समझ आया क्या, बेसिक नेचर का है। और ऐसे ही आपको अलग अलग पदार्थों की पीएच का मान आपको पता होना चाहिए। तो ये पीएच का मान आप लोगों के लिए मैंने रखा हुआ था कहीं पे, अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो वो पीएच का मान मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखा था। वेट फॉर अ मिनट, मैं आप लोगों को 2 मिनट में इस चीज़ को बता रहा हूँ खोज के, है ना। मैंने अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा था, मैं भूल गया उस चीज़ को इम्प्लांट करना। हाँ देखो मिल गया, है ना। तो एक हमको मतलब जो कंटिन्यूसली एग्ज़ाम में आता है, एक तो हमारा नींबू, लेमन का पीएच कितना होता है 2.2 से 2.4 के मध्य होता है। ठीक, फिर हमको देखने हैं शराब मतलब मदिरा का कितना होता है, अल्कोहल का कितना होता है 2.8 होता है। ठीक, शुद्ध जल हमारा वाटर जो है, वाटर का कितना होता है, वाटर का होता है 7। वाटर एकदम न्यूट्रल होता है। अगर हम इसी को सी वाटर की बात करें, समुद्री जल की बात करें, तो समुद्री जल का कैसा रहता है, एकदम क्या होता है, बेसिक होता है, तो 8.4। ठीक, फिर आप लोगों को एक यूरिन देखना है। यूरिन मतलब पेशाब का आप लोगों का क्या होता है 5.5 से लेके 7.5 तक का आप लोगों को इसमें पीएच वैल्यू देखने को मिलता है। आप लोग चूने का पानी नाम सुने हैं, है ना, लाइम वाटर बोलते हैं इसे, चूने का पानी, इंग्लिश में लाइम वाटर। लाइम वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 10.5 होता है, लाइम वाटर, राइट, ये 10.5 होता है। इसके बाद आप लोग जो खाद्य पदार्थ में यूज़ करते हैं वो है एक सिरका एक अम्लीय चीज़ है, इसका वैल्यू 2.5 होता है। एक चीज़ होता है दूध का वैल्यू होता है 6.4 से लेके 6.6, मतलब ये कैसा है, एसिडिक इन नेचर। हमारा जो ब्लड है, ये ब्लड कैसा है 7.4 है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक होता है कॉफ़ी, जो आप लोग पीते हैं रेगुलरली अपने आप को नींद से जगाए रखने के लिए, तो कॉफ़ी का जो वैल्यू होता है ये 4.5 से 5.5 के मध्य होता है। ठीक है ना। फिर आप लोग क्या देखते हैं, रक्त तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आप लोगों की लार का भी आप लोगों को पीएच वैल्यू पूछा जाता है। लार का पीएच वैल्यू होता है 6.5 से लेके 7.5 के मध्य। ठीक है ना, 6.5 से लेके 7.5 के मध्य। फिर आप लोगों को अंडा भी देखने को मिलता है। अंडा का जो पीएच वैल्यू क्या होता है 7.8 होता है। और जो धोने का सोडा होता है, जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, तो धोने का सोडा क्या होता है 9 पॉइंट। इस तरीके से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 7 से 14, 0 से 14 के मध्य आप लोगों को अलग अलग पीएच वैल्यू जो है, उस पीएच वैल्यू से इतनी सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। आपको ये आंसर कहाँ मिलेगा इसका, सॉरी ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, हमारे आज़ाद जो CGPSC एकेडमी है इसके एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा, या तो फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक के माध्यम से अपने आप को ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। प्रकंद लहसुन, स्तंभकंद जिमीकंद, शल्ककंद अदरक, घनकंद आलू। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है।
ये प्रश्न आप लोगों को पूछा था वर्ष 2013 में। यहाँ आप लोगों को ये चीज़ मैच द कॉलम में दिया हुआ है। ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, मेरे पास भी शुद्ध हिंदी में ही मिला मेरे को, इसका इंग्लिश में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि ये आता कहाँ से। ये आप लोगों को पढ़ाया जाता है पादप कायिक में, मतलब प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। प्लांट एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट के पूरे अलग अलग पार्ट्स को स्टडी किया जाता है। मतलब जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और फिर जड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पादप कायिक के अंतर्गत, प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ा जाना है। इसी में से आप लोगों को ये प्रश्न आप लोगों के लिए आया है कि ये पर्टिकुलर जो आप लोगों को जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये पौधे के किस भाग से संबंधित है ना, किस भाग से ये जुड़ा हुआ है। तो ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ये आपके तने, तना को आप लोग बोलते हैं स्टेम, ठीक है ना, तना को क्या बोलते हैं हम, स्टेम। तो ये स्टेम से रिलेटेड आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। स्टेम को अलग अलग जो है उसमें क्या क्या बोला गया है। तो प्रकंद जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, सॉरी पहले तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन में ए बी सी डी है और नीचे आपको ए बी सी डी ई ऑप्शन मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ मैं आप लोगों को सही से इससे बताता हूँ इसको, चूँकि ये कंफ्यूजिंग टाइप का थोड़ा सा चीज़ है आप लोगों के लिए और मेरे लिए खुद के लिए। मैं चूँकि इस चीज़ को बहुत कम पेपर में आया है ये, तो इसको छोड़ भी देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर प्रश्न आ गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है इसलिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो प्रकंद क्या होता है, अदरक, ये अदरक लिखाया है, ये अदरक जो होता है ये प्रकंद की श्रेणी का पौधा है, ठीक। दूसरा है स्तंभकंद। स्तंभकंद क्या है, जो आलू है, जो आलू होता है वो क्या होता है, स्तंभकंद। फिर आप लोगों को सी में दिया है शल्ककंद। शल्ककंद के रूप में आप लोगों को लहसुन दिखाई देता है, और घनकंद के रूप में आप लोगों को क्या दिखाई देता है, जिमीकंद, ठीक है ना। तो जिमीकंद, इसको सूरन भी बोलते हैं, शायद राजस्थान में इसको सूरन बोला जाता है ना। तो जिमीकंद सूरन जो है वो ये चीज़ है, जिमीकंद तो हमारे यहाँ ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे इसमें कि इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ए का ऑप्शन है, ए का ऑप्शन है 3, तो ए का ऑप्शन 3 किस में है, 4 टुक में है, तो पहला वाला तो यहाँ से डिस्क्वालीफाई हुआ, है ना। जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ से क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया। बी का ऑप्शन है यहाँ पर 4, तो बी का ऑप्शन 4 दो में है, तो नीचे के दो भी एलिमिनेट हो गए, तो या तो सी होगा या तो बी होगा आंसर। फिर हम देखते हैं शल्ककंद, सी का ऑप्शन है 1, सी का ऑप्शन 1 सी में है, मतलब इसका सही आंसर सी होगा, चूँकि यहाँ पे 4 है तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। हमको बचता है केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, विकल्प बी है पायरुविक एसिड, विकल्प सी है सिट्रिक एसिड, विकल्प डी है यूरिक एसिड, और विकल्प ई है एसिटिक एसिड। ये जो प्रश्न है आप लोगों को कहाँ से पूछा है, मानव कोशिका से, मानव कोशिका से या फिर मांसपेशी से बोल लीजिए, दोनों जगह से है ना। मांसपेशी से पूछ, मांसपेशी वाला जो प्रश्न होता है, मानव कायिक एक बोल के प्रश्न आता है, मानव कायिक बोल के जो सेगमेंट होता है उससे आया ये, है ना। तो उसके अंदर ये चीज़ पूछा गया है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। सीजी व्यापम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, सीजी व्यापम में बार बार पूछा जाता है। सीजीपीएससी के अंदर भी इसको 2 से 3 बार पूछा गया है। अभी आप लोग जैसे जैसे 2023 तक पढ़ेंगे, मैं पूरा पढ़ाऊंगा इसको, तो 2023 तक आपको समझ आएगा कि ये सारा चीज़ कहाँ से है, बैक टू बैक वही वही सवाल पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो इसका जो आंसर है, थकावट महसूस किसके कारण होती है, लैक्टिक एसिड के कारण होती है। लैक्टिक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। इसको हटाते हैं थोड़ा सा, ये तो आप लोगों का सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आपको जो भी चीज़ पढ़ना है ये टॉपिक है, इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे। इस टॉपिक से प्रश्न आया है बार बार। लैक्टिक एसिड जो होता है आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है।
इसका जो फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड इसका C3H3O3 है। लैक्टिक एम्लिक क्या होता है, एक ये जो अवायवीय उपापचय का एक प्रतिफल है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के उपयोग के बिना ऊर्जा का उत्पादन होता है, वो काम करता है ना। मतलब एनएरोबिक रिएक्शन है, एनएरोबिक उपापचय को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। इसके कारण ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों को आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये आंसर कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ से मिल जाएगा, देख लेना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लोंगाई, ये गट है, ठीक। ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी ब्रेन कैविटी, ऑप्शन डी सेरिबेलम, ऑप्शन ई सभी में। मानव नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, अरे समन्वय, इसके अंतर्गत आपको क्या टॉपिक मिल रहा है, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, न्यूरॉन सिस्टम जो भी बोला, न्यूरॉन सिस्टम। न्यूरॉन सिस्टम के अंतर्गत आप पढ़ते हैं मस्तिष्क को। ये मस्तिष्क आप लोगों के सामने रखा हुआ है ना। तो इस मस्तिष्क को आप लोगों को देखना है। ये मस्तिष्क से आप लोगों को पूछा जा रहा है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो आप लोगों को मानव का मस्तिष्क जो है ये 3 पार्ट में बटा होता है। एक तो अग्र मस्तिष्क जिसे हम फोर ब्रेन बोलते हैं, एक होता है मध्य मस्तिष्क जिसे हम मिड ब्रेन बोलते हैं, और एक होता है पश्च मस्तिष्क जिसे हम हिंड ब्रेन बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है, एक होता है सेरिब्रम, जिसे आप लोग हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। ये प्रमस्तिष्क ही आप लोगों का सचेतन अस्तित्व है। मतलब आप जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं और जो भी चीज़ें याद रखते हैं वो किसके कारण करते हैं, इस प्रमस्तिष्क के कारण। आपकी जो स्मरण जो होती है, जो आपका मेमोरी है, आप बोलते हैं मेरे दिमाग में इतना सारा चीज़ स्टोर है, वो स्टोर कहाँ होता है, इस सेरिब्रम के अंदर स्टोर होता है, ठीक। फिर आप लोगों को इसी के अंदर अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट सेरिब्रम है, और इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलता है क्या, यहाँ पर एक होता है घ्राण पिंड, हिंदी में बोलते हैं घ्राण पिंड, इंग्लिश में बोलते हैं ओला फैक्ट्री लोब, ठीक है ना। ओला फैक्ट्री लोब ऐसी कुछ है इसका नाम। मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आता ना, पढ़ने नहीं आता, जितना मैं बोल लेता हूँ उतना पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए घ्राण पिंड उपयोग होता है। घ्राण पिंड का आपको सेंस का मतलब क्या है, ये आपके जितने भी जो आपकी सूंघने और स्वाद की जो क्षमता है वो कौन नियंत्रित करता है, घ्राण पिंड आप लोगों को इस चीज़ को नियंत्रित करता है। और इसके बाद एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है, अग्र मस्तिष्क में जो तीसरा भाग है वो देखने को मिलता है डायंसेफेलॉन, है ना। डायंसेफेलॉन आप लोगों को एक ग्लैंड देखने को मिलता है। इस ग्लैंड के अंदर 2 चीज़ मिलती है, एक है थैलेमस ग्लैंड, और एक है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, आपके शरीर की समस्त अनियंत्रित अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब आपकी पलकों का झपकना, आपकी सांस का चलना, आपके हृदय का चलते रहना, आपके शरीर के रक्त वाहिनियों में ब्लड वेन्स के अंदर ब्लड बहते रहना, ये सारे हाइपोथैलेमस के कारण होते हैं। आपको भूख लगता है, आपको नींद लगता है, आपको और कुछ लग रहा है, मतलब एनीथिंग, जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके शरीर में हो रहा है, तो आपके शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाएं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के एक्टिव होने से होती है ना। ये उसके कारण होता है। और वैसे ही आप लोगों को थैलेमस जो है, ये थैलेमस आपकी इच्छा के अधीन जो कार्य होता है वो चीज़ है ना। तो ये चीज़ है, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो थैलेमस ग्लैंड के अंदर रहती है। फिर आप लोगों को मध्य ब्रेन में है, मध्य ब्रेन के अंदर आप लोगों को ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। पश्च ब्रेन के अंदर आपको एक पार्ट देखने को मिलता है, क्या, सेरिबेलम। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी पेपर में ना पूरे मस्तिष्क को फ्रंट टू एंड, मतलब फोर ब्रेन से लेके
एंड ब्रेन तक में, यहाँ हिंड ब्रेन तक में आपको अरेंज करने के दिया था कि कौन सा पार्ट कैसे कैसे लगता है। तो पश्च ब्रेन में ही आप लोगों को सेरिबेलम दिखता है। तो ये सेरिबेलम जो है ये आप लोगों को फोर ब्रेन का हिंड ब्रेन का पार्ट है, और जो सेरिब्रम है ये आपके अग्र मस्तिष्क का भाग है। और इसी हिंड ब्रेन के पास होता है क्या, मेडुला ऑब्लिंगाटा। मेडुला ऑब्लिंगाटा ये आपको जो फर्स्ट वाला जो दिया है वो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर था वो क्या था, सेरिब्रम। ये आपका यहाँ पर अग्र मस्तिष्क से कंट्रोल होता है, ठीक है। चलो इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। ये यहाँ पे मैंने ये चीज़ छोड़ के रखा था, इसी चीज़ के लिए था। देखते हैं अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड चिप सर्किट आईसी चिप पर किसकी परत लगाई जाती है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी सिल्वर या चांदी, ऑप्शन ई कॉपर, हिंदी में तांबा कहते हैं। आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन ए सिलिकॉन। सिलिकॉन की परत लगाई जाती है इंटीग्रेटेड चिप पर। ये आप लोगों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के जो अलग अलग जनरेशन हुए उस जनरेशन से ये प्रश्न आया है। तो ये आप लोगों को ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया जाता है, प्री मेंस में, प्री की क्लासेस में भी इसको नहीं पढ़ाया जाता है, और मेंस में भी ये चीज़ कम ही पूछा जाता है। लेकिन ये आपके इन जनरल एकदम बहुत जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, बचपन में स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं वो वाला है ना। तो ये डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर जनरेशन के अंतर्गत का टॉपिक है ये, ठीक। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आँख की बात हो रही है, उस पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन ई 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर बात आप लोगों की आँख की हो रही है। आँख आप लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, प्रकाश, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर एक चैप्टर आता है लेंस। लेंस में आप लोगों को दृष्टि दोष वगैरह भी पूछा ही जाता है ना। लेंस से आप लोगों को दोष के बारे में पूछा जाता है। दूसरा आप लोगों को नेत्र के बारे में पूछा जाता है। तीसरा आप लोगों को यहाँ दोष के साथ साथ लेंस के अंदर जो मानव नेत्र की जो कार्य है उसके बारे में पूछा जाता है कि उसमें आकार कैसे बनता है, उसमें क्या बोलते हैं जो छाया है, प्रतिबिंब है, वो कैसे बनता है, इस प्रकार से। तो ये लेंस का टॉपिक का आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। तो लेंस का टॉपिक आप रिवाइज कर लीजिएगा। लेंस से आपको हर साल दर साल एक साल मतलब छोड़ के कंटिन्यूस 1-1.5 साल में पूछते ही रहता है ये चीज़ें। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको प्रश्न जो पूछा जा रहा है, सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होती है और इससे ज़्यादा नहीं होती है। मतलब एक व्यक्ति नग्न आँखों से न्यूनतम 25 सेंटीमीटर दूर रखे किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, अगर उसकी सारी शारीरिक क्षमताएं अपनी इस जगह पे बराबर रूप से कार्य कर रही हैं तो, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखता है, आँख के लेंस की फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी सिलियारी मांसपेशी और ऑप्शन डी आइरिस। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। अगेन ये आँख का प्रश्न है। मैंने आपको बोला 2013 और 2014 के दोनों प्रश्न मैंने एक साथ रख दिए। कंटिन्यूअस आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को मेंस का ये पुराने मेंस के अंदर ना आँख के बारे में पूछा जाता था। 2017 तक के मेंस में आँख के पूरे पैटर्न को बनाना रहता था, आँख को पूछता था मानव नेत्र को। तो पुराने मेंस के हिसाब से ये मेंस का ही पार्ट है, और अभी ये आपके प्री का पार्ट है। लेकिन आपको मेंस के अगर सिलेबस में देखेंगे तो मेंस के सिलेबस से ये प्री में कनेक्ट होता है। तो ये आँख का लेंस आप लोगों को सेम पिछला टॉपिक है वहीं से है। तो आँख के लेंस का फोकल दूरी को कार्य से किसके कार्य से परिवर्तित होती है, तो इसका आंसर है आप लोगों का रेटिना। रेटिना आप लोगों को क्या करता है, आप जो भी देख रहे हैं वो चीज़ कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, रेटिना में, ठीक है ना। ये चीज़ समझ आया क्या, माफ़ करेंगे, ये जो रेटिना है ये प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसका ऑप्शन रेटिना, इसका जो आंसर है वो रेटिना नहीं है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जो वास्तविक बनता है और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, शेडो जो है
है ना। आप कोई भी चीज़ देखते हैं वो एकदम रियल इमेज बनती है और आपके रेटिना पर वो उल्टा बनता है। ये आपके आँख के कंसेप्ट है। ये जो है फोकल दूरी को एडजस्ट करने का कार्य किसके माध्यम से किया जाता है, कार्य कौन करता है, ये चीज़ बोल रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को सिलियारी मांसपेशी जो होती है वो करती है, ठीक है ना। आपका जो आँख है उसके आँख की जो लेंस है उसको एडजस्ट करती है यहाँ पे सिलियारी मांसपेशियाँ। ऐसे ऐसे हम लोग डायग्राम बनाते थे जब मैं इसका पुराना 2017 पैटर्न में जब तैयारी हुआ उस समय, तो आँख का पैटर्न में ऐसे बनाते थे। तो यहाँ पे ये सिलियारी मांसपेशी ये होती है, ये आँख का लेंस होता है। आपका आँख का लेंस उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को अगर गलत नहीं हो तो कन्वर्जेंट बोलते हैं, हाँ कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो कन्वर्जेंट लेंस के रूप में आप लोगों को आँख में दिखाई देता है। इस प्रश्न का आंसर है आंसर सी, सिलियारी मांसपेशियाँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलियन का पीएच मान कितना है। फिर से आप लोगों को पीएच का एक प्रश्न देखने को मिल गया। मतलब या तो ये 2013 का प्रश्न है या तो 2014 का प्रश्न है। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये 2014 का प्रश्न है ना। ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6.5 और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। लाल लिटमस को नीला करता है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोई नीचे जगह नहीं है ना, हाँ, कोई अम्ल है, अम्ल ही क्या करता है, अम्ल जो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है, और जो क्षार होता है ना, क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। अम्ल और क्षार का ये बेसिक वो है। तो अम्ल को बोलते हैं एसिड और बेस को बोलते हैं क्षार। तो आप लोग याद रखेंगे, आपको अगर ये प्रश्न आता है तो एक बनता है ABR, दूसरा बनता है BRB, ठीक है ना, ABR और BRB। तो आपको ये कंसेप्ट, ये वाला जो ट्रिक है इसको याद रखना है। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर प्रश्न पूछ लेता है ना, अभी प्रयोगशाला परिचारक वगैरह में आप लोग देखेंगे ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्रयोगशाला के अंदर ये प्रयोग तो करना ही करना होता है। तो A to B और B to B के बीच में R आ रहा है, ठीक है ना। डायरेक्ट अगर A से B जा रहा है, मतलब डायरेक्ट अगर A B से कनेक्ट हो रहा है तो वो R रिप्रेजेंट करेगा। अगर B से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है मतलब वो बीच में रेड को रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, लाल लिटमस को नीला लिटमस कर देता है, विलियन का पीएच कितना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब उसका विलियन कैसा होना चाहिए, क्षारी होना चाहिए। क्षार होना चाहिए मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया कि 7 से प्लस में अगर किसी का पीएच वैल्यू होगा तो क्या होगा, वो विलियन क्या करेगा, उसको फिर क्षारी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्षारी कोई है क्या, 7 उदासीन को शो करता है, 1, 5 और 6.5 आपकी एसिडिक को शो कर रहा है ना। और अंतिम जो ऑप्शन है वो इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। क्यों, आप लोगों के सामने आंसर मैंने रख दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न लिखा है, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी आयरिस, ऑप्शन सी पुतली पर, ऑप्शन डी रेटिना पर और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ी देर पहले मैं इसके बारे में और बता चुका हूँ, है ना, आँख के बारे में। तो आँख के बारे में मैंने आपको बताया था और यही आँख का प्रश्न आप लोगों के सामने फिर से है। तो थोड़ी देर पहले ही बताया कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, रियल बनता है, रियल मतलब वास्तविक। और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, रियल बनता है प्लस उल्टा बनता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान जो काले रंग का आवरण युक्त तार होता है वो क्या तार होता है। क्या होता है, पहला विद्युतमय तार है, दूसरा भूतार, तीसरा उदासीन तार, चौथा फ्यूज्ड वायर और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन है आपके सामने है और ऑप्शन के सामने आप लोग देख रहे हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा उदासीन तार, न्यूट्रल वायर,
न्यूट्रल वायर होता है। जो ब्लैक कलर होता है आपको 3 कलर देखने को मिलता है। कोई भी आपके यहाँ सर्किट कनेक्शन जब आता है तो आप लोगों को 3 कलर का देखने को मिलता है। एक रेड होता है, एक रेड होता है ना, एक ग्रीन होता है और एक होता है ब्लू, सॉरी ब्लैक। रेड आप लोगों को, सॉरी सबसे पहले ब्लैक की बात कर लेते हैं। ब्लैक आप लोगों का न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर। रेड आप लोगों को दिखाता है जिसमें करंट होता है, मतलब फेज, फेज जो होता है वो रेड होता है, मतलब इसी में करंट दौड़ता है रेड वायर में। और जो ग्रीन वायर होता है वो अर्थिंग होता है। क्या होता है? अर्थिंग होता है। ये आपके अर्थ से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। तो ये ग्रीन वायर हो गया। आपको ये RGB याद रहना चाहिए। RGB, रेड आपका सबसे पहला करंट देगा, दूसरा आपको ज़मीन में लेके जाएगा, तब करंट की सप्लाई कंप्लीट होती है ना। करंट जब तक अपने वापस परिपथ को पूरा कैसे करेगा, जब तक वो अर्थ से कनेक्ट नहीं होगा। तो ये एक्सटेंड मतलब लास्ट तक इसको अर्थ से कनेक्ट करना रहता है। और एक होता है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर में कोई करंट नहीं होता है, ये बस परिपथ को कंप्लीट करने का कार्य करने के लिए उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इनमें 6 सिग्मा एवं 6 पाई बंद होते हैं। बी, इसमें 12 सिग्मा एवं 6 पाई बंद होते हैं। ऑप्शन सी, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं। ऑप्शन डी, इसमें 6 सिग्मा 3 पाई बंद होते हैं। और ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बेंजीन का सवाल है। अगर आप लोग ये देखेंगे तो ये आप लोगों को 2014 का प्रश्न पत्र है। जैसा मैं बोला कि 2014 के मेंस में आप लोगों को बहुत डिटेल, बहुत डीप में मेंस पूछता था। तो उस समय के PSC के अंदर ये बेंजीन वगैरह भी आ जाता था। हायर केमिस्ट्री का प्रश्न है ये, है ना। ये रसायन से संबंधित प्रश्न है। ये रसायन के अंदर कार्बनिक कंपाउंड बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक, है ना, कार्बनिक कंपाउंड, उसका सवाल है ये। तो कार्बनिक कंपाउंड का सवाल है। अब देखो बेंजीन आप लोगों ने एक, जो साइंस के फील्ड से पढ़े होंगे वो लोग एक स्ट्रक्चर जानते हैं जो कुछ इस तरीके से सर्कल स्ट्रक्चर होता है। इसे हम चक्री स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। इसमें एक यहाँ पे बंद होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, मतलब अल्टरनेट होता है, ऐसा नहीं कि साथ साथ होता है। तो ये आप लोगों को बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इस बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। याद आ रहा होगा कुछ लोगों को। इसमें क्या हो गया कि सिग्मा और पाई बंध कितना होता है ये पूछ रहा है। तो सिग्मा बंध कितना होता है? 12। 1 2 3 4 5 6, अब इसको काउंट करेंगे तो उसमें 12 आ जाएगा, है ना। फिर 6 इसके साथ सब जगह पे एक एक कार्बन, तो 6 और 6 12, तो ऐसे ही हो गए, ठीक है ना। पाई कितना है यहाँ पर? 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे। जहाँ जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे पाई आ जाता है। तो 3 पाई बॉन्ड है। तो 12 सिग्मा और 3 क्या है? पाई बॉन्ड है। समझ आया क्या? ये आप लोगों का हायर केमिस्ट्री है। अब आप लोगों को ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन आ गया तो याद रखना। तो 12 सिग्मा और 3 पाई बंद का ऑप्शन किस में है? 6 सिग्मा 6 पाई, 12 सिग्मा 6 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई, ये है 12 सिग्मा और 3 पाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे कि एक बेंजीन के अंदर 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। जो लोग केमिस्ट्री वाले होंगे, जो लोग साइंस वाले होंगे वो भी भूल गए होंगे, तो उनके लिए भी ये चीज़ अब काम आ जाएगा, ठीक। C6H6। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन गैसीय चक्र नहीं है? इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का प्रश्न है। उसमें आप लोग पढ़ते हैं जल चक्र, है ना, कार्बन चक्र, यही सब चक्र वगैरह उसमें पढ़ा जाता है। तो जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सब पढ़ा जाता है। आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे। पानी पहले अवशोषित होता है, फिर वो बादल बनता है ऐसे ऐसे, है ना। फिर उसको आप ले जाके ऐसे पहाड़ में गिराते हो, फिर वो पानी गिरता है, फिर नदी बनता है, फिर समुद्र में जाता है, फिर अवशोषित होता है। ये चक्कर चलते रहता है। इसको क्या बोलते हैं? जल चक्र। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। तो ये जल चक्र आप लोगों को दिखता है ना। तो वैसे ही ये पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा गैसीय चक्र नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन,
ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नाइट्रोजन का चक्र आप लोग देखते हैं, जब एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ना पड़ता है। ऑक्सीजन का चक्र आप लोग जानते ही हैं, ऑक्सीजन घूमता है, CO2 बनता है, फिर ऑक्सीजन घूमता है, ऐसा चलता रहता है। कार्बन चक्र भी आप लोग देखे हैं। हाइड्रोजन का चक्र आप लोग नहीं देखे हैं। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होती है, अगर ये चक्र मारने लग गई तो फिर आग हर जगह भड़कती फिरेगी, है ना, यहाँ वहाँ आग लगते ही रहेगा। तो हाइड्रोजन चक्र आप लोगों को देखने को इन जनरल नहीं मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन तक नहीं पहुँचते हैं। ये ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन चक्र चूँकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम हाइड्रोजन चक्र को इसका आंसर लेकर चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी डीजल, ऑप्शन डी पेट्रोल और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन के ऊपर प्रश्न आया है। ये आप लोगों का अगेन एनवायरमेंटल इकोलॉजी का क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल इकोलॉजी के अंतर्गत एनर्जी एक चैप्टर होता है, उस एनर्जी चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर आप साइंस में भी पढ़ना चाहें तो साइंस के अंदर भी एनर्जी पढ़ते हैं, तो ये वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अप्रोच कहीं से भी करो, एनर्जी चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ेगा एक तो रिन्यूएबल एनर्जी और एक पता नहीं क्या होगा, है ना, एक जीवाश्म होता है, एक गैर जीवाश्म होता है, ठीक। तो ये दो टाइप का एनर्जी आपको देखने को मिलता है। अब इसमें से आप लोग देखेंगे तो व्याख्या अगर इसकी बताएं तो क्या होगा? जो जीवाश्म ईंधन है, ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जो बहुत पहले से, मतलब क्या बोलते हैं, सदियों से जो लोग पेड़ वेड़ जो दबे हैं ज़मीन के अंदर, वही पेड़ लोग क्या हो रहे हैं? जीवाश्म ईंधन के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। उन्हीं को हम जीवाश्म, मतलब सैकड़ों वर्षों से जो पृथ्वी के नीचे दबे हुए जो पेड़ पौधे हैं वो ही जीवाश्म ईंधन कन्वर्ट कर रहे हैं। उन्हीं पेड़ पौधों से क्या हो रहा है? हमको क्या मिल रहा है जी? क्या क्या मिलता है? एक तो हमको क्या मिल रहा है? कार्बन बोल रहा हूँ, कोयला मिलता है ना। बहुत लंबे समय तक पेड़ जब दफन हो गए तो वो क्या बन गए हैं? कोयला बन गया है ना। और उसके बाद और क्या देखने को मिलता है? पेट्रोलियम। आपको सागरी तटों में, सागर में जो वो होता है उससे पेट्रोलियम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोगों का क्या हो जा रहा है? पुराना जीवाश्म ईंधन हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे जो है ये सभी अवशेष जो जीव अवशेषों से बने हैं वो जीवाश्म ईंधन है। मतलब जो सजीव अवशेषों से बने वो क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो अब जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? यहाँ तो कोयला तो मैं आपको बता ही दिया, पेट्रोलियम मैंने आपको बता दिया, पेट्रोलियम का एक उत्पाद डीजल होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना। तो ये आप लोगों का जीवाश्म ईंधन हो गया। एक आप लोगों को दिख रहा है क्या? लकड़ी, है ना। लकड़ी आप लोगों का जीवाश्म ईंधन नहीं है फिलहाल पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक। चलो सॉरी, इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, ऑप्शन डी लेड और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सत्र के आरंभ में मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी बताया, रेडियो एक्टिविटी में बताया कि अंतिम उत्पाद क्या होता है? सीसा होता है। सीसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं, ठीक है ना। लेड यहाँ पे ऑप्शन में है, ये ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता, ये इसका अंतिम उत्पाद होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत सिंपल था इस प्रश्न के हिसाब से, लेकिन रेडियो एक्टिविटी से प्रश्न आपको देखने को मिला, ठीक। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? ओजोन छिद्र फिर से आप लोगों के लिए आ गया। ओजोन छिद्र एनवायरमेंटल इकोलॉजी, ठीक। एनवायरमेंटल इकोलॉजी ओजोन चैप्टर जो है वायुमंडल का जो संरचना है उसके अंदर आ रहा है। वायुमंडल की संरचना में कौन उत्तरदायी है जो ओजोन छिद्र के लिए, ये बोल रहा है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है SO2, ऑप्शन डी सी है O2, ऑप्शन डी है CFC और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम गैसों की
जो गहनता मतलब जो इंटेंसिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो हालांकि यहाँ पे जितने दिए हैं सबके सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना, लेकिन ओजोन की प्रमुख रूप से क्षति करने के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है? CFC, मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इसके साथ साथ और भी होता है, एक HCFC होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं हम लोग? फेरॉन गैसेस भी बोलते हैं, फेरॉन भी बोलते हैं। तो आपको फेरॉन देखने को मिल जा रहा है तो भी आपको इसी को मारना है। फेरॉन इज मोर डेंजरस देन CO2। CO2 इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, लेकिन CO2 बहुत लेट। जो ओजोन छिद्र है वो CFC और HCFC से ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है ना। CO2 अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए बोला जाए तो आपको CO2 को फर्स्ट में ले लेना है, लेकिन अगर ओजोन छिद्र के लिए बोला जाए तो आपको CFC को फर्स्ट में लेना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। बड़ा अजीब प्रश्न है ये। प्रश्न है आप लोगों का ड्राई वॉश से, ड्राई क्लीन जो कराने देते हैं ना आप लोग, ये ड्राई क्लीन का क्वेश्चन है ना। तो ड्राई क्लीन आप लोगों को दैनिक जीवन में रसायन बोल के आप लोगों का जो 10वीं का पुस्तक है उसमें ये दिया हुआ है, दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन में रसायन से आप लोगों को प्रश्न मिला है। ये केमिस्ट्री का प्रश्न है, जो लोग समझ नहीं पा रहे होंगे ये कहाँ से आया, तो ये केमिस्ट्री का प्रश्न है, ठीक है। तो शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में किसका प्रयोग होता है? तो आप लोग अगर कोई ड्राई क्लीनिंग वाले प्रोसेस से जुड़े होंगे या देखे होंगे या जाके एकदम पास जाके देखे होंगे तो आप लोग को पता है कि पेट्रोल का भी प्रयोग होता है, अल्कोहल का भी प्रयोग होता है और बेंजीन का भी प्रयोग होता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो एसिडिक चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, जो चीज़ें एसिडिक हैं उनका प्रयोग हो रहा है ना। तो ये तीनों ही हो रहे हैं, तो इसीलिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का प्रयोग आप लोगों को शुष्क धुलाई के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2014 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस आविष्कार के लिए मिला है? ये उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड था और ये आप लोगों के लिए अभी का टास्क है, आज का होमवर्क है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 2023 का जो नोबेल प्राइज़ है जो भौतिकी के लिए मिला है, नोबेल प्राइज़ है ना, नोबेल प्राइज़, 3 चीज़ें बतानी है। क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर आप लोग फिज़िक्स और अंतिम में आप लोगों को मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में। 3 क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है, भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला है और जो चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है, ये आप लोगों को बताना है। अभी इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा इस साल के 2023 का, है ना। 2023 में नोबेल प्राइज़ रसायन के लिए, भौतिक के लिए, चिकित्सा के लिए किनको मिला है ना, किनको मिला है और किस लिए मिला है, कमेंट बॉक्स में करो। जितने लोग देख रहे हैं, व्यूज़ जितने जाते हैं उनमें से मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग एक्टिवली सारी चीज़ों को पढ़ भी रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूँ उसको मान भी रहे हैं। किनको मिला है सबसे पहला ज़रूरी चीज़, और दूसरा चीज़ किस लिए मिला है ना। किस लिए क्यों याद करना है, क्योंकि हम लोगों को क्या देखना है, अब CGPSC डिटेल में पूछ रहा है तो किस लिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार किस आविष्कार के लिए मिला है? देखो, हरा LED, लाल LED, हरा LED, सफ़ेद LED, पीला LED, नहीं, ब्लू LED के लिए मिला था। तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को बताएंगे। ये आप लोगों को मैंने बताया था साइंस में पूछा जाता है कि आप लोगों का जो ऑब्जर्वेशन, जो खोज और खोजकर्ता आप लोगों को पढ़ना है। पिछली बार मैंने आप लोगों को एक विज्ञान और विज्ञान की शाखाओं से संबंधित जो प्रश्न कराया था, ये उसी के बाद का चैप्टर है, खोज और खोजकर्ता। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है, जॉन गुटेनबर्ग ने किस चीज़ की खोज की है। आविष्कारक का नाम एक साइड है, एक साइड उनके द्वारा किया गया आविष्कार है, ठीक है ना। तो एक साइड नाम है जॉन गुटेनबर्ग, सामने है टेलीफोन। ऑप्शन विकल्प जो बी है उसमें लिखा है रोएंटजेन,
उसके सामने लिखा है प्रिंटिंग प्रेस। ऑप्शन सी है माइकल फेराडे, उसके सामने लिखा है एक्सरे। और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उसके सामने लिखा है डायनामो। आपको ये बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जो लोग आज भी यहाँ तक लास्ट तक पहुँचे हैं वो लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ABCDE आप लोगों के सामने विकल्प रख दिया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। जितना कमेंट आएगा तो ही मैं इस आंसर को अगले अपने उसमें मेंशन करूँगा वीडियो में, नहीं तो फिर इसका आंसर मैं मेंशन नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए तैयारी करते रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।